अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमने जैसे कि माक़बल वाले सबक के अंदर क्लास 11 का कशा हिस्सा अव्वल चैप्टर नंबर 6 उसके सवाल और जवाब चैप्टर को भी हमने पढ़ा दिया। आज हम शुरू करने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं इस वाले सबक के अंदर चैप्टर नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे सबक नंबर 7 यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गज़ाल ज़ेगम के बारे में और इनका लिखा हुआ खुशबू जो मुख्तसर अफसाना है जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। आप दूसरों तक शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आपकी एक लाइक हमारे लिए हिम्मत हौसला अफजाई का एक ज़रिया बन जाता है। आप जितना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उससे हमारा हौसला अफजाई होता है, हमारी हिम्मतें बढ़ती हैं। आपके लिए और अच्छा कुछ करने का हमें एक मौका मिल जाता है और कुछ करने का जी चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं गज़ाल ज़ेगम, ठीक है ना, ये नाम है बाबू, ठीक है ना। कहते हैं गज़ाल ज़ेगम उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर के गानो बाहरपुर में 17 दिसंबर 1968 ईस्वी को पैदा हुई। मतलब ये एक औरत है जिसका नाम जिक्र किया गया है, जिसका नाम ये है कि गज़ाल ज़ेगम है, ठीक है ना। ये कहते हैं बाबू कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर के एक गांव है, जिस गांव का नाम तो है, बट क्या है कि इसी गांव में ये 1968 ईस्वी में 17 दिसंबर 1938 ईस्वी में ये पैदा होती है। उसके बाद कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इल्म नबातात में MAC किया, कानून की डिग्री और उर्दू ज़बान व अदब में MA के साथ ही उन्होंने फ़िल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना से फ़िल्म अप्रिसिएशन कोर्स मुकम्मल किया। यानी कि इनके बारे में ये कहा गया कि जब ये पैदा हुई 1968 ईस्वी में, तो उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये इल्म नबातात, यानी इल्म नबातात उस इल्म को कहा जाता है जिस इल्म के अंदर दरख्त पेड़ पौधों का इल्म होता है। तो उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, उसके ऊपर पढ़ते हैं, तो उसकी जो भी मौज़ूआत को जो पढ़ता है तो उसी को कहा जाता है, उसी इल्म को कहा जाता है, इल्म नबातात कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो उसके बाद कहते हैं कानून की डिग्री भी पढ़ी और उर्दू ज़बान और अदब में MA के साथ इन्होंने फ़िल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से भी इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक मुकम्मल जो उसका कोर्स होता है इसको इन्होंने पूरा किया था। आ रही बात समझ में? उसके बाद कहते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी रिसाला मनोरमा यानी इलाहाबाद की सबसे एडिटर ऑल इंडिया रेडियो की क्या होता है, केजुअल अनाउंसर रहे। क्या कहते हैं हिंदी रिसाला मनोरमा यानी इलाहाबाद की सबसे सब एडिटर और ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर रहे। यानी कि कौन रही, ये गज़ाल ज़ेगम जो थी ये ऑल इंडिया रेडियो के अंदर क्या थी, ये कैजुअल अनाउंसर रही, मतलब वहाँ पे अनाउंसरी का काम किया करती थी। उसके बाद कहते हैं बाबू अफसाने और ड्रामे लिखना, उन्हें स्टेज करना और आबी रंगों से तस्वीर बनाने के साथ गज़ाल ज़ेगम ने अपनी तख्लीक़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया। यानी कि ये अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और शुरुआत कैसे करती है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे ज़िक्र किया साहिब किताब ने। कहते हैं कि अफसाने और ड्रामे लिखना, उन्हें स्टेज करना और आबी रंगों से तस्वीर बनाने के साथ गज़ाल ज़ेगम ने अपनी तख्लीक़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वह महकमा इत्तलात व राब्ता आम्मा उत्तर प्रदेश लखनऊ में फिल्म प्रोड्यूसर के ओहदे पर फाइज। कहते हैं वो महकमा इत्तलात व राब्ता आम्मा उत्तर प्रदेश लखनऊ में फिल्म प्रोड्यूसर के ओहदे पर फाइज है। उन्होंने मुतअद्दिद डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। मतलब आगे देखते हैं। मोहतरमा गज़ाल ज़ेगम ने अपने घर के अदबी माहौल से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया। उनके अफसानों में किरदारों की नफ्सियात के साथ साथ अखलाक़ी, मुआशरती और माशी ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर गोशों की तस्वीर कशी होती है। यानी कहते हैं कि गज़ाल ज़ेगम जो थी, इनका घर जो था ये अदबी माहौल वाला घर था।
तो अपने अदबी माहौल वाले घर से ये मुतासिर होकर ये अफसाना लिखना शुरू की थी। उसके बाद कहते हैं कि इनके अफसानों में किरदारों की नफ्सियात के साथ साथ अखलाक़ी मुआशरती यानी अखलाक़ियत के ऊपर, यानी कि किसी भी इंसान के अखलाक किस तरह का होना चाहिए, फिर मुआशरती यानी समाज में मुआशरे में जब इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है तो फिर उसके क्या उसके ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या उसके कहते हैं ना क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसे किस तरह से अपने समाज में रहना चाहिए उसको, और मुआशी ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर गोशों की तस्वीर कशी की। मतलब इन तमाम के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, क्या की थी, ये अफसाना लिखी थी। उसके बाद कहते हैं इनके मुशाहिदे में गहराई और बेबाकी है। इनके बाज़ अफसानों में औरत की नफ्सियात बिलखुसूस बदलती हुई दुनिया में ख़वातीन के नए रोल पर उनके ख़यालात तवज्जो तलब है। यानी कहते हैं कि इनके मुशाहिदे के अंदर, यानी जो भी लिखती है और जो भी ये अपने अफसाने के अंदर जो भी बातें दर्ज करती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई होती है और बेबाकी से ये लिखती है, यानी कि किसी का कोई खौफ और डर नहीं रहता, इस अंदाज से वो लिखा करती है। उनके कहते हैं इनके बाज़ अफसानों में औरतों की नफ्सियात यानी औरतों की नफ्स क्या है, और फिर कहते हैं बिलखुसूस बदलती हुई दुनिया में ख़वातीन के नए रोल पर उनके ख़यालात तवज्जो तलब है। यानी कि इस दुनिया में कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और इस तरह से क्या कहते हैं कि ज़माना अपने उरूज पे है, अपनी बुलंदियों पे है, तो इस हालात में इस ज़माने में औरतों को किस तरह से रहना चाहिए, बिलखुसूस इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। वही कहते हैं तवज्जो तलब है, मतलब क्या हुआ बाबू कि काफ़ी ज़्यादा ये ध्यान दी थी और उसी पर इन्होंने लिखा भी। उसे क्या कहते हैं सोरिया वंशी अचंदर वंशी भोले भोले बसरे लोग नेक परवीन चरागे खाना दुर्वेश गुम्बद तेज गर्द नीली फाम और मधुबन में राधिका उनके काबिल ज़िक्र अफसाने हैं। मतलब ये जितना यहाँ पर सूर्या वंशी से लेकर यहाँ पर मधुबन में राधिका, ये जितना भी ये जिक्र किया गया ये सब के सब क्या है बाबू, इनके अफसाने का नाम है। आ रही बात समझ में। उसके बाद कहते हैं एक टुकड़ा धूप का 2002 ईस्वी में इनका पहला अफसानी मजमुआ है। अमरता प्रेतम की किताब एक थी सारा अमरता प्रेतम, उनका पहला अफसानी मजमुआ अमरता प्रेतम की किताब एक थी सारा का उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया था। उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में भी उनकी तख्लीक़ात शाये हुई। मतलब इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अफसाने लिखना शुरू की और उसके बाद फिर बहुत सारी किताबों का इन्होंने उर्दू में तर्जमा किया, जिनमें से कहते हैं कि अमरता प्रेतम की किताब एक थी सारा, इसका इन्होंने क्या कर दिया था, उर्दू में तर्जमा किया था। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में भी इनकी तख्लीक़ात शाई हुई है, यानी अदर ज़बानों के अंदर भी ये अफसाने लिखी है जो काबिल क्या कहते हैं, जो मंजर आम हुई। उसके बाद कहते हैं माबाद जदीद अहद में उर्दू के तानीसी मंजरनामे पर जिन अफसाना निगारों को संजीदगी से पढ़ा जा रहा है उनमें गज़ाल ज़ेगम की ख़ास अहमियत है। यानी क्या कहते हैं, माब उसकी बात यानी अहद ज़माने में, यानी इस ज़माने के अंदर कहा जाता है तानीसी मंजरनामे पर जिन अफसाना निगारों को संजीदगी से पढ़े जा रहे हैं, यानी कि कह लीजिए कि अभी के ज़माने में जिन लोगों को, यानी जो भी लोग अफसाना निगार है, जिनको जितना संजीदगी के साथ, इत्मीनान के साथ, अच्छे तरीके से जिनको पढ़ा जा रहा है, उनमें गज़ाल ज़ेगम की भी ख़ास अहमियत है, इनको भी उतनी ही अहमियत दी गई है। गोया कि समाज के अंदर, यानी कि अभी के अहद जदीद में, यानी इस दौर के अंदर क्या हो रहा है कि जिस तरह से अदर अफसाना निगार हैं उनकी काबिलियत है, इसी तरीके से इनकी भी अपनी काबिलियत और इनकी पहचान और शनाख्त है। उसके बाद कहते हैं इन्होंने अपने अफसानों में यादों में लिपटी हुई एक नीम शायराना ज़बान खल्क़ करने की कोशिश की है। वाक़यात की तफसील में 2 अल्फाज और जुमलों से ज़्यादा इशारात से काम लेती है। मतलब ये कि अपने अफसाने के अंदर किस तरह से ये काम करती है, तो उसी को यहाँ पे क्या किया है, जिक्र किया है। वाक़यात की तफसील में वो अल्फाज और जुमलों से ज़्यादा इशारात से काम लेती है, यानी कि जुमले कम होते हैं और उसके अंदर इशारे ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप पढ़ेंगे ना,
तो बहुत सारे मजमून निगार ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेगा कि वो एक मरतबा किसी इस्म को यानी किसी नाउन को अगर वो जिक्र कर देते हैं जुमले के अंदर, तो फिर दोबारा उस नाउन को जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं वहाँ पे उसके तरफ यानी परनाउन का जिक्र करते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं ज़मीर का प्रयोग करते हैं, इसमें इशारा का प्रयोग करते हैं। तो उसी को यह कहते हैं कि वाक़यात की तफसील में वो अल्फाज और जुमलों से ज़्यादा इशारात से काम लेती है। रंगों का इस कदर वाज़ेह शऊर बहुत कम अफसाना निगारों के हिस्से में आया है। जागीरदाराना तहजीब के ढलते सूरज पर अक्सर उनके यहाँ मुशाहदात दर्ज होते हैं। बाज़ अजीबुल खलक़त किरदारों की तख्लीक़ और उन्हें वज़ाहत के साथ पेश करना ग़ज़ाल ज़ेग़म का मखसूस फ़नी तरीक़ेकार है। यानी कि बहुत ही पेचीदा चीज़ों की ये बहुत उसको अच्छे तरीके से ये पेश कर देती है, और इनका यही क्या है मखसूस फ़नी तरीका भी है, और यही इनका मतलब पेश करने का एक तरीका भी रहा है कि क्या कहते हैं बाज़ अजीबुल खलक़त किरदारों की तख्लीक़ उन्हें वज़ाहत के साथ पेश करना, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा जो पेचीदा होता है ना, उसको ये बहुत ही उम्दा तरीके से वज़ाहत के साथ अच्छी तरह से ये लोगों के दरमियान उसको पेश कर देती है। गोया कि ये हुनर इसके अंदर यानी ग़ज़ाल ज़ेग़म के अंदर है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आप देख लेते हैं खुशबू। ग़ज़ाल ज़ेग़म का लिखा हुआ खुशबू यानी कि मुख्तसर अफसाना जो है आपके निसाब में, इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही उम्दा दिलचस्प कहानी है, एक भाई बहन के ऊपर आधारित ये कहानी है। वाकई में बहन जो होती है अपने भाइयों के लिए कितनी उम्दा और कितनी मतलब एक क्या कहते हैं कारगर साबित होती है फ्यूचर के लिए, और हमेशा के लिए बहन के प्यार अपने भाइयों के लिए कैसा होता है इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए देख लेते हैं। शायद तुमको यकीन ना आए कि मुझे धुएं में खुशबू महसूस होती है। मैं आपको यहीं पे बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो ये कहानी खुशबू जो है मुख्तसर अफसाना जो यहाँ पे बयान किया जा रहा है, एक भाई है जो अपनी बहन के दास्तान, अपनी बहन की उन यादों को, उन पलों को जिक्र करता है जो माजी में उसकी बहन ने उसके साथ अदा की थी। माजी में जो भी उसकी बहन ने उसके साथ जो भी खिदमत किए थे उसके, तो उस पल को यहाँ पे जिक्र करता है। और बड़ी दर्द भरी कहानी है, और एक बहन की प्यार को अपने भाई के लिए उसको इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। तो देख लेते हैं। शायद तुमको यकीन ना आए कि मुझे धुएं में खुशबू महसूस होती है। अब अजीब सी खुशबू, धुएं से कभी कभी एक तल्ख सी कसैली खुशबू आती है, और कभी कभी बेहद नरम सी खुशबू रोटियों की महक लिए दिए। तो कहते हैं हमारे घर में खाना लकड़ी वाले चूल्हे पर पकता था। लकड़ियाँ जलाकर मेरी बहन चपातियाँ पकाती थी, और मैं अकड़ू चूल्हे पर के आगे बैठकर धुएं की खुशबू और अंगारों से बातें करता था। यानी कि ये बंदा बयान कहता है कि मेरी बहन जो थी वो लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना पकाती थी, यानी रोटियां पकाती थी। मेरी बहन जो भी चपाती पकाती थी, मैं अकड़ू की तरह उसके आगे, चूल्हे के आगे बैठकर धुएं की खुशबू और अंगारों से बातें करता था। यानी कि जो भी आगे थी उससे वो बातें किया करता था, और उसकी खुशबू और उसकी जो भी उसके अंदर से धुआं वगैरह निकलता उसको क्या करता था, उससे वो सूंघा करता था। अगर बेखुदी के आलम में हाथों के आगे फैला लिया करता था तो मेरी बहन की रोटी फट जाती थी और झिंझिलाकर मुझे डांटती थी, पीछे हट बेवकूफ़, मेरी चपाती ख़राब कर दी। यानी वो कहता था कि बेखुदी के आलम में, यानी कि मुझे ये नहीं पता रहता था कि अगर मैं अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा हूँ तो फिर इससे क्या होगा। वही कहते हैं बेखुदी की आलम में वो अपने हाथ को जब आगे बढ़ा लेता, फैला लेता, आगे बढ़ाता रोटी पे, यानी मान लीजिए रोटी जब फुलाया जाता है ना, तो रोटी फूलती है ना, तो उसको क्या करता वो आगे बढ़ाता, उसको छेड़छाड़ करता। तो उसकी बहन उसकी बहन की जो रोटी होती, यानी जो रोटी पकाती थी वो फट जाती, यानी अच्छी तरह से वो फुटती नहीं, जिसकी वजह से उसकी बहन को गुस्सा आता, वो झिंझिला कर उसको डांटती और कहती कि पीछे हट जाओ बेवकूफ़, मेरी चपाती तुमने क्या कर दी, खराब कर दी। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं।
अब मेरी बहन लंदन में है, वहाँ बंद डिब्बों का खाना खाती होगी, अपने शौहर बच्चों को खिलाती होगी। मैं होटल पर डबल रोटी पर जी रहा हूँ। मतलब ये कहानी को बयान इस तरह से कहा कि इसकी बहन जो थी वो उसकी शादी हो गई। देखिए खुद आगे चैप्टर में बताएंगे, आपको खुद ब खुद ये पूरी बातें, पूरी कहानियाँ समझ में आ जाएगी। ज़र्रा बराबर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी परेशानी होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानियों को दूर किया जाएगा। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं और आपकी जो भी चाहते हैं उसके एतबार से इंशाल्लाह मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें की जाएगी। आपके असबाब को कहते हैं कि यही क्या कहा यहाँ पे, लेकिन जहाँ कहीं भी धुएं की लकीर शाम को या सुबह के धुंधले के मैं उड़ती देखता हूँ, यही महसूस करता हूँ कि खुशबूदार धुआं रोटी के सुंदी खुशबू हुए हैं। यानी कि ये बयान करता है कि मेरी बहन तो लंदन चली गई और मेरी बहन जब वहाँ पे गई होगी तो वो डब्बों का खाना खाती होगी और अपने शौहर और अपने बच्चों को भी वही खाना खिलाती होगी। बाकी और क्या खा रही होगी। और ये कह रहा है कि इसका जॉब भी लग गया था, जो आगे आने वाला है आप उसमें पढ़ेंगे। यह कहता है कि मैं होटल पर डबल रोटी पर जी रहा हूँ। फिर आगे कहता है कि जब भी शहर के अंदर कोई भी धुआं अगर निकलता तो फिर मैं देखता और यही महसूस करता कि ये खुशबूदार रोटी की, ये धुआं जो है ये खुशबूदार रोटी की सुंदी खुशबू है, जो उसके ज़माने में यानी उसकी बहन जो पकाती थी उससे जो खुशबू आती थी उसे ये महसूस करता था। मुझे पत्तियों से हरी हरी खुशबू आती है, धान के खेत से धानी खुशबू। मुझे खुद हैरत है कि मुझे खुशबू का रंग कैसे महसूस हो जाता है। यानी कि वह बंदा खुद अपने बारे में बयान करता है कि धान के खेतों से मुझे खुशबू आती है, फिर उसके बाद हरी हरी दरख्त के पत्तों से खुशबू आती है, फिर मुझे खुशबू का रंग मेरे ऊपर कैसे चढ़ गया इसका एहसास मुझे भी नहीं हुआ। हल्की हल्की शुरू की सर्दियों में मुझे गुलाबी खुशबू आती है और ये मौसम मुझे बेहद पसंद है। जब मैं अपनी बहन के हाथों का बना हुआ फल और पहनकर कुशादा सड़कों पर पोक लपटिस के सायादार दरख्तों के बीच से गुजरता हूँ और जाड़ों की गुलाबी खुशबू महसूस करता हूँ। मतलब ये गुलाबी खुशबू महसूस करता हूँ। यहाँ पर वो बयान कर रहा है कि जो भी मेरी बहन मैं जो भी कपड़ा पहनता हूँ, आप पहन कर जब मैं सड़क पे निकलता हूँ तो फिर क्या होता है दरख्तों के सायेदार दरख्त जो भी होते हैं उसके बीच से गुजरते हैं तो उसकी गुलाबी खुशबू को ये क्या कर लेता है, ये बंदा महसूस करता है। आगे देखें देखते हैं। मैं सिर्फ अपनी बहन के हाथों के बने हुए स्वेटर पहनता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बहन के हाथों के बुने हुए स्वेटर पहनता हूँ, न बाजार के न ही किसी और के हाथ के, क्योंकि उसके एक एक फंदे में मेरे लिए ममता की खुशबू रची बसी होती है। यानी कि ये बंदा बयान कर रहा है कि आज जो भी मैं सूटर पहनता हूँ तो ये मेरी बहन के हाथ से बुना हुआ ये सूटर है, और मैं बाज़ार का किसी जगह का किसी के हाथ के बुने हुए स्वेटर भी नहीं पहनता हूँ और बाज़ार के स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनता हूँ। ये क्यों नहीं पहनता हूँ, इसलिए कि इस स्वेटर के अंदर से मेरी बहन की जो भी ममता थी मेरे लिए उसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। उसके बाद देखिए कहते हैं मेरी अम्मा मुझे जन्म देते ही गुजर गई। मुझे मेरी बहन ने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। हालांकि वो मुझसे सिर्फ 8 साल ही बड़ी है, लेकिन मुझसे बुजुर्गों जैसा बर्ताव रखती है। वो मुझे आज भी एक मिनट चलिए देखते हैं। वो मुझे आज भी बच्चा समझती है, जबकि मैं 28 साल का अच्छा खासा लड़का हूँ। एक फर्म में अकाउंट सेक्शन में काम भी कर रहा हूँ। मतलब ये कह रहा है कि मैं अकाउंट में काम भी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आज 28 साल का हो गया हूँ और वो 8 साल का बच्चा क्या कर रही है, मतलब वो आज भी मुझे बच्चा समझती है। हालांकि मेरी बहन जो थी वो मुझसे कोई ख़ास बड़ी नहीं थी, बल्कि 8 साल की ही बड़ी थी।
जब उसकी शादी हुई तो मैं छोटा था और उसकी शादी से मैं बहुत खुश था। वो चली जाएगी तो फिर घर में मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहेगा। पापा मुझे कभी नहीं डांटते थे और मैं अपनी मन मर्जी करूँगा। दोपहर में बाग में जाकर आम तोड़ूंगा, दिन भर घूमूंगा, तालाब में पत्थर फेंकूंगा, नौकरों के बच्चों पर हाथ आजमाऊंगा, किताबें सब छुपा दूंगा और मास्टर जी को भगा दूंगा। आ हा ओ हो, कितना मज़ा आएगा, मैं कितना आज़ाद हूँगा। वक्त पर खाना खाओ, वक्त पर सो, उठो पढ़ो। वो हर वक्त मेरे पीछे हुक्का लिए चलती थी। यानी ये कहता है कि बंदा, वो बयान कर रहा है कि मेरी बहन जो थी वो हर वक्त मुझे हुक्म देती थी कि तुम उठो, ये पढ़ो और ये काम करो, वो काम करो, तुम्हें ये काम करना है, पढ़ना है, लिखना है। बहुत सारे मतलब हुक्म हमारे ऊपर चलाती थी। तो ये कह रहा है कि जब मेरी बहन की शादी हो जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा और अपनी मन की मर्जी करूंगा। मैं दोपहर में बाग में भी जाकर आम तोड़ूंगा, फिर उसके बाद दिन भर घूमूंगा, तालाब के अंदर पत्थर फेंकूंगा, नौकरों के बच्चों पर हाथ आजमाऊंगा, मतलब ये कि उनसे लड़ूंगा, झगड़ूंगा, मुझे कोई भी अब बोलने वाला नहीं रहेगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। आहा, मतलब ये जो जुमला आप सेंटेंस जो देख रहे हैं ये हंसी वाला जुमला है, ये हंसी वाला ये लफ्ज़ है। आ रही बात समझ में? उसके बाद देखिए, उसकी रुखसती पर सब रो रहे थे, वो भी मुझे गले लगाकर खूब रोई, लेकिन मेरी आंखें नम न हुई। चूँकि इसके जहन में तो ये बातें बैठ गई थी कि मेरे लिए मुसीबत है, ये मेरे लिए सरदर्द है कि मुझे हमेशा हुक्म चलाती है, मेरे ऊपर हमेशा अपना हुक्म चलाती रहती है। मैं सोच रहा था कब उसकी सजी हुई कार नज़रों से दूर हो और कब मैं आज़ादी का नारा लगाता हुआ मैदान में भाग जाऊं और मनमानी करूं। मतलब ये उसके ज़हन में उसकी बहन जो थी विदाई के वक्त अपने भाई को गले लगाकर वो रो रही थी और कार लेकिन ये बंदा की हालत और इसकी हालत ये थी कि ये सोच रहा था अपने मन में कि कब उसकी सजी हुई कार मेरी नज़रों से गायब हो जाए और मैं आज़ादी का नारा लगाता हुआ मैदान की तरफ भाग जाऊं और खूब खेलूं और मनमानी करूं। उसका मोटा दूल्हा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि सब लोग मेरे पीछे पड़े थे, उसके पास जाकर बैठो, वो मुझे घूर रहा था, मैं उसे घूर रहा था, मैं भी उसे घूर रहा था। यानी कि उसका दूल्हा यानी उसके बहन के जो शौहर था उसके बारे में बयान करता है ये बंदा कि वो मुझे ज़र्रा बराबर भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो मुझे घूर रहा था और मैं भी उसे घूर रहा था। लोगों ने कहा कि जाओ उसके पास तुम जाकर बैठो। देखिए आगे कहते हैं, मेरी बहन तो इतनी नाजुक सी, गोरी सी, एकदम जी का फूल थी, एकदम सी क्या कहते हैं ये, एकदम जूही का फूल थी। मेरी बहन तो इतनी नाजुक सी, गोरी सी, एकदम जूही का फूल थी और ये मोटा मुझे उस पर बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी बहन को क्यों ले जा रहा है। मतलब ये बयान कर रहा है कि मेरी बहन इतनी अच्छी थी, सबसे अच्छी थी, और ये मोटा आदमी क्यों मेरी बहन को लेकर जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन देखिए, लेकिन ले जाने दो जी, मुझे क्या, हर वक्त की गुलामी से तो मेरी जान बची रहेगी। आराम से खूब देर तक सोकर सुबह उठूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, सारा काम अपनी मर्जी से करूंगा। हूँ बड़ी आई वहाँ की। ठीक है ना। मतलब ये कहता है यहाँ पे कि उसने बोल दिया कि भाई ये मोटा आदमी क्यों लेकर जा रहा है मेरी बहन को, और मेरी बहन इतनी अच्छी है। फिर उसके बाद कहता है कि मुझे क्या करना है भाई, लेकर जाने दो, लेकर जा रहा है तो लेकर जाने दो। चूँकि बच्चों को इतनी समझदारी कहाँ होती है कि नहीं। तो कहते हैं कि उससे वो बयान करता है कि मुझे क्या पता, उसने कहा कि मुझे क्या करना है भाई, जाने दो, ये जा रही है तो लेकर जा रहा था, जाने दो, मैं तो हमेशा के लिए आज़ाद तो हो जाऊंगा ना, यानी गुलामी से आज़ाद तो हो जाऊंगे ना। आराम से क्या करूंगा, देर तक सोऊंगा, सुबह उठूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, सारा काम अपनी मर्जी से करूंगा। यानी कि गोया कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बहन से वो तंग आ गया था। इस तरह से मतलब बयान करने का अंदाज से ये समझ में आता है। लेकिन आपको आगे समझ में आएगा कि अगर इस तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई लोग होते हैं तो फिर इसे गनीमत का साया समझना चाहिए, वरना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को हासिल करना, बुलंदियों पे पहुंचना। अगर कोई राह दिखाने वाले, कोई अगर आपको टोकने वाले अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर अपनी मर्ज़ी से
तो बुलंदियों तक चला जाना और बुलंदियों को हासिल कर लेना ये सबकी बस की बात नहीं होती है। हज़ारों में नहीं कह लीजिए सैकड़ों में एक ही लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से पढ़कर खुद वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। चूँकि उन्हें हज़ारों नहीं सैकड़ों दास्तानों को इस तरह से पढ़ा है जिसके पीछे उसके कोई ना कोई होते हैं जो उसको हर वक्त हर पल उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारा लड़का हो, यानी कि बाप को ख्वाहिश होती है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए। हर पल उसको डांटते रहता है, डपटते रहता है। एक बाप के डांट में प्यार की खुशबू छुपी होती है। इंसान उसको समझ नहीं पाता है, उसको अपने तकलीफ़ समझ लेता है, हालांकि नहीं समझना चाहिए। चलिए देखते हैं बाबू। बहरहाल यहाँ से पैगाम यही मिलता है, एक सबक भी मिलता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगियों पर अगर कोई रोक टोक करने वाला कोई है तो हम उसे गनीमत समझना चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। उसकी कार धुआं उगलती हुई फूलों से महकती गांव की कच्ची सड़क पर डगमगाती चली जा रही थी। मैं बाग की फसील पर खड़ा देख रहा था। फसील का मतलब होता है वही उसकी चार दीवारी जो होता है ना, बाग की चार दीवारी जो चारों तरफ से घेर देते हैं ना, उसी को कहते हैं। बाग की फसील पर खड़ा देख रहा था। कार के ओझल होते ही मैंने आज़ादी का नारा बुलंद करना चाहा, तभी नारे की आवाज़ मेरे हलक में फंस गई। यानी कि उसने कहा कि उसकी कार की धुआं उगलती हुई फूलों से महकती हुई गांव की कच्ची सड़क पर डगमगाती चली जा रही थी, यानी कि उसकी बहन विदा हो गई, चली जा रही थी। और ये बाग के फसील पर, यानी कि कहते हैं बाग के चार दीवारी पर खड़ा होकर ये उसे देख रहा था। जैसे ही कार उसके आंखों से ओझल होते हैं उसने आज़ादी का नारा बुलंद करना चाहा, तभी नारे की आवाज़ कहता है बयान करता है बंदा कि तभी नारे की आवाज़ मेरे हलक में फंस गई। न जाने कैसे मेरा दिल दर्द की शिद्दत से कराह उठा, यानी कि उसका दर्द की शिद्दत से कराह उठा। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे कौन प्यार करेगा, कौन सुबह सुबह लाड से उठाएगा, सालगिरह के दिन कौन मेरी पेशानी चूमेगा, अपने हाथों से कौन निवाले बनाकर खिलाएगा। ये का एक मैं फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं को सैलाब सा आ गया। मेरी कमीज की दोनों आस्तीनें भीग गई, मेरी हिचकियाँ बंद गई। मैं घर में वापस नहीं जाना चाहता था। वहाँ मेरा कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, खाली दरवाज़ा मेरा इस्तकबाल करेगा। किसी की दो बड़ी बड़ी रोशन आंखें चलमन से झांक कर मेरा बेचैनी से इंतज़ार नहीं कर रही होगी। मतलब ये कहते हैं, ये बयान करता है कि हमने जब वो हमारी बहन हमारे पास तो थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मेरे लिए एक ज़हमत है, वो मेरे लिए एक मुसीबत है। बट क्या होता है कि जैसे वो मेरी नज़रों से गायब हो जाती है, चली जाती है, मेरे दिल में एक ऐसा दर्द उठा और जिसकी वजह से मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। और फिर क्या हुआ कि मेरी ज़बान से कोई भी चीज़ें नहीं, कोई भी बातें नहीं निकल रही थी। और मेरे आंसुओं से मेरे कमीज़ जो थे, मैं जो भी कपड़े पहने हुआ था, वो पूरे आंसुओं से तर हो गए, भीग गए। मेरी आस्तीनें भीग गई, मेरी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी, जबकि यह अकेला बंदा था। तो इस तरह से देखिए इस कहानी में कितनी दिलचस्पी बातें, इन्होंने कितनी दर्द भरी कहानी को बताया है, ठीक है ना। तो बहरहाल आगे देखते हैं। कहते हैं पापा के कमरे में मुवक्किल होंगे वो मुकदमा, कहते हैं कि पापा के कमरे में मुवक्किल होंगे वह मुकदमा सुलझा रहे होंगे, उनको क्या फिक्र लड़का मरे या जिए, ठीक है ना। यानी कि उसके पापा जो थे वो बयान कर रहा है कि जो उसके मुवक्किल जो होंगे वो क्या करेंगे, कोई ना कोई उनके पास मुकदमा आया होगा, उसको सुलझा रहे हैं, मेरे बारे में कौन फिक्र रखेगा। तभी मेरा पुराना नौकर अली शेर मुझे ढूंढता हुआ आ गया और मुझे ज़बरदस्ती घर ले गया। मैं कमरे में चुपचाप पड़ा रहा। मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुलाने आए, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा। क्या कहा उसने? लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा। दोपहर में आम तोड़ने भी नहीं गया। नौकर खाना लाकर कमरे में रख गया, मैंने नहीं खाया। मैं रोते रोते सो गया। उठा तो शाम हो चुकी थी। मेरा दिमाग बोझल था, कुछ करने को तबीयत नहीं हो रही थी, खाली बैठे बैठे घबराहट सी हो रही थी, बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। झक मार कर मैंने कोर्स की किताब उठाई, पढ़ना शुरू ही किया था कि कान में कोई फुसफुसाया, दिल लगाकर पढ़ो, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना है।
क्या कहते हैं, मतलब इसने अपनी कहानी को बयान कर रहा है कि जब मेरी बहन चली गई तो फिर मेरे हालत ये इस तरह से हो गई थी कि मुझे पूछने वाला कौन, आखिरकार मेरा नौकर आता है और वो आकर मुझे पूछता है, घर लेकर जाता है, मेरे कमरे में खाना दे देता है, बट मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं रोते रोते सो जाता हूँ। आखिर मुझे जब कोई काम नहीं मिलता है, मैं जब उगता जाता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, अपनी कोर्स की किताबें उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कहता है, बयान करता है कि मेरे कान में कोई फुसफुसाया, दिल लगा कर पढ़ो, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना है। कौन है भाई? घबरा के कमरे में देखा, मेरे अलावा कोई न था। ये बोला, कौन? क्या तुम हर जगह हो? क्या आवाज़ें बाज गश्त में रह जाती हैं? मतलब ये कि वो अपने आप से यूँ सवाल कर रहा है अपनी बहन के बारे में कि कोई तो था नहीं दरवाज़ उस कमरे के अंदर। तो कहता है कि क्या तुम हर जगह हो? हर जगह तुम्हारी आवाज़ें हैं। देखते हैं, सुबह मेरा इरादा देर तक सोने का था, लेकिन 5 बजे ही तुम्हारी आवाज़ ने मुझे उठा दिया। यानी कि उसकी बहन की जो भी आवाज़ थी, तो शुरू से तो उसकी आदत लग चुकी थी ना। तो वो बयान करता है कि सुबह मेरा इरादा देर तक सोने का था, लेकिन 5 बजे ही तुम्हारी आवाज़ ने मुझे उठा दिया। उठो, देर तक सोना अच्छी आदत नहीं है। मैं मजबूरन उठ बैठा, इधर उधर देखा, तुम कहीं नहीं थी। यानी कि तुम मेरा पीछा कभी छोड़ोगी नहीं, चाहे तुम यहाँ हो या ना हो, तुम हमेशा मेरे वजूद में खुशबू की तरह बसी रहोगी। जैसा तुम चाहती थी मैं सारे काम वैसे ही करता था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी, मेरी सालगिरह के दिन भी तुमने मेरी पेशानी चूम कर उठाया था। सालगिरह मुबारक हो। अरे तुम कब आई? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखते हैं, मतलब ये बयान करता है। देखिए, एक ज़िंदगी का एक तजर्बा भी है कि इंसान जिस चीज़ में घुल मिल जाता है ना, और जिस चीज़ की यादें उसे सताने लगती है, हर पल वो उसी की बातें सोचता है। और भले वो चीज़ें उसके पास हो या ना हो, बट क्या होता है कि वो हमेशा उसकी यादों में वो डूबा रहता है, हमेशा उसकी यादों में वो खोया रहता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो चीज़ें हमें अभी हमारे सामने वो झलक रही है, वो चीज़ें अभी भी हमारे सामने हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को इंसान जब शिद्दत से चाहता है ना, तो हर पल उसकी यादें और उसकी बातें और उसकी की हुई जितने भी किया हुआ जितना भी काम होता है, हर पल उसके साथ होते हैं और उसको उसकी याद बन के उसको क्या करते हैं, उसके ज़हन में बैठे रहते हैं। जैसा कि देख लीजिए, इस कहानी के अंदर भी आपको पता चल रहा है कि उसकी बहन जो थी वो सुबह सुबह उठा दिया करती थी, और सालगिरह जब भी आता था उसको मुबारकबाद देती, उसके सर को चूम लेती थी, और इस तरह से उसको खाने पीने की भी हर चीज़ का वो ख्याल रखा करती थी। तो उसके चले जाने के बाद भी ये बंदा अकेला अपने कमरे में मौजूद है, बस क्या कर रहा है, उसकी खुशबू को आज भी महसूस कर रहा है, उसकी सारी बातें आज भी उसे एहसास हो रही है जो उसकी बहन ने उसके साथ माक़बल में माजी में जो उसके साथ की थी। देखिए आगे कहते हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं थी, तो फिर मेरी पेशानी किसने चूमी? मतलब क्या कि वहाँ पे उसकी बहन तो थी नहीं, बट उसे महसूस ये हो रहा था कि मेरी बहन ने मेरी पेशानी को चूम लिया है। एकदम तुम्हारी तरह, लेकिन कमरा हमेशा की तरह खाली था। शाम की डाक से तुम्हारा पार्सल मिला, तुमने मुझे जर्द रंग का पल और भेजा था। अच्छा, तो तुमको याद था कि मुझे जर्द रंग बेहद पसंद है। उस दिन मैं बबूल के दरख्त के पास घंटों बैठा रहा। दरख्त अपनी बहार पर था, क्या होता है, जर्द जर्द फूलों से ढका हुआ बबूल। मैं फूल तोड़ता था, तुम अपने कान की लौ में फूल पहन लेती थी। एक दिन तुमने शेर भी पढ़ा था, जुनू पसंद मुझे छानू है बबूलों की, जुनू पसंद मुझे छानू है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। मतलब ये बयान कर रहा है इसके अंदर कि इसकी बहन जब थी ना, तो ये लोग जब जाते थे घूमने के लिए तो बबूल का दरख्त देखते थे, और उससे जब फूलें जब तोड़ते थे तो उसकी बहन जो थी वो अपने कान में लगा लेती थी, और जो भी बातें होती थी वहाँ पे उन बातों को यहाँ पे बयान कर रहा है, यहाँ पे जिक्र कर रहा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं पढ़ लिख कर इंसान बन गया, नौकरी भी मिल गई, फिर मैं पैसे जोड़कर तुमसे मिलने लंदन भी आ गया। यानी इसकी बहन
कहाँ चली गई थी, लंदन चली गई थी। तो वो कहता है कि तुम जिस तरह से चाहती थी हमने तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने तुम्हारे अरमानों को पूरा कर दिया, तुम्हारे सपनों को हमने पूरा कर दिया। मुझे नौकरी भी मिल गई और मैं पैसे जोड़ कर तुम्हें जोड़ कर यानी जो भी है मुझे तनख्वाह उससे मिला, तो उसमें से बचा बचा कर मैंने क्या किया, तुमसे मिलने के लिए लंदन भी आ गया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका था। मैं तमाम दिन दिल्ली के पालिका बाजार में घूमता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए क्या खरीदूं। है कि नहीं। देखिए, इंसान जिससे भी बेहद प्यार मोहब्बत करता है ना, तो वो सोच में पड़ जाता है कि हम उसे देने के लिए कौन सी चीज़ें खरीदें। दुनिया की हर चीज़ें उसके सामने एक छोटी हकीर सी मालूम होने लगती है। तो यही रहा यहाँ पे भी। देखिए कि ये बंदा जो है अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा मोहब्बत करता था कि वो दिल्ली के बाज़ार में घूमता रहा। उसको एक नहीं सैकड़ों चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली होगी, बट कोई चीज़ें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अपनी बहन के लिए कोई चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन के लिए क्या खरीदूँ। ये होती है इंतहा मोहब्बत की। जब आप किसी भी चीज़ से जब इंतहा मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो अगर कोई चीज़ें उसको देने की बात आती है तो दुनिया की तमाम चीज़ें आपके सामने एक छोटी सी मालूम होने लगती है। बहरहाल आगे देखते हैं। ठीक थक कर अपने कमरे पर लौट आया था। कमरे में मेरी नज़र पड़ी एक पाउडर के पुराने डब्बे पर। मुझे याद आया कि मैं बचपन में पाउडर के पुराने डब्बे में शीशे लगाकर तुम्हारी टूटी चूड़ियों के टुकड़े डालकर एक खिलौना बनाता था, जिसको हिलाने पर चूड़ियों के रंगीन टुकड़ों के मुख्तलिफ जाविये बनते थे। वो तुमको बेहद पसंद था, लेकिन मैं तुमको वो खिलौना कभी नहीं देता था। तुम्हारे लाख इसरार पर भी नहीं बनाता था। मैंने बाजार जाकर चंद रंगीन चूड़ियाँ ली। इनको तोड़कर तुम्हारे लिए एक हकीर सा तोहफा तैयार किया। देखिए क्या कहा यहाँ पे कि उस बचपन में जो भी उसकी चूड़ियों को तोड़कर जो खिलौना बनाता था, तो उसकी बहन मांगती थी ना पाउडर, और उसकी चूड़ियों को तोड़कर पता नहीं किस तरह से खिलौना वहाँ पे बनाता था। वो अपने ज़माने की बात को कह रहा कि जब मैं खिलौना बनाता था तो तुम कितनों मांगती थी मुझसे, मैं तुम्हें नहीं देता था। लेकिन क्या हुआ, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास ये एक हकीर सा तोहफा है जिसको मैंने तैयार किया है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये बंदा पूरी दिल्ली के बाज़ार में घूम जाता है, लेकिन इसे कोई भी चीज़ें अपनी बहन को देने के लिए समझ में नहीं आती है कि हम अपनी बहन को क्या दें। बस वही बचपन की घिसी पिटी बातें, यानी पाउडर के पुराने डब्बे से कुछ खिलौने बनाना और उसकी टूटी हुई चूड़ियों से खिलौने बनाना, उसी को क्या कर देता है, खिलौना बनाकर अपनी बहन को ये पेश करता है। तो ये होती है मोहब्बत इंतहा की। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तुम्हारे घर पहुंचकर मुझे फौरन ये एहसास हो गया कि तुम्हारे अलावा मेरे आने से कोई खुश नहीं हुआ था। यानी कि जिस तरह से ये बयान कर रहा है कि जैसे ये लंदन गया ना अपनी बहन से मिलने के लिए, देखा रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे घर पे पहुंचा तो मुझे ये एहसास हो गया कि तुम्हारे अलावा मेरे आने से कोई खुश नहीं हुआ था। खैर, मुझे उम्मीद भी यही थी, हालांकि तुम बार बार यही कोशिश कर रही थी कि सभी लोग तुम्हारे भाई को तुम्हारी ही तरह अहमियत है। क्या हो रहा था, यानी कि ये बार बार कोशिश कर रही थी कि इसके भाई को भी सारे लोग अहमियत दें। अहमियत का मतलब होता है यानी रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, अच्छे नज़र से देखें। बट क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता था। देखिए यहाँ पे खुद कह रहा है, खिलौना पात कर तुम रो पड़ी थी, लगता था तुम्हारे सारे जख्म फिर हरे हो गए हैं। गाँव की यादों में तुम डूब गई थी। बबूल का पेड़ पिछवाड़े है कि नहीं, वो कट गया। शतरोहन की अम्मा आती है कि नहीं, मतलब उसकी बहन पूछ रही है। वह ऐसे में कब की मर गई, मैं झिंझला गया था। ये भी कहाँ कहाँ की ऊट पटांग बातें पूछती है, लगता ही नहीं है कि लंदन में रहती है। यानी कि लंदन में रहने के बाद भी ये क्या कर रही है, अब उन यादों को देख रही है, उन यादों को ये उन चीज़ों के बारे में पूछ रही है जो उन चीज़ों के बारे में पूछ रही है। बहरहाल कहते हैं कि उन चीज़ों को अपने भाई से सवाल कर रही है, उन चीज़ों के बारे में जिसको इन लोगों ने बचपन में किया था, बचपन में जिन लोगों से मिला था, बचपन में जो भी बातें की थी, उन पल को ये याद कर रही है। आगे देखते हैं। खाना तुमने हिंदुस्तानी पकाया था, मेरी पसंद की मखाने की खीर भी पकाई थी, लेकिन तुम्हारे शौहर और बच्चों ने
बच्चों ने चखा भी नहीं। इन लोगों ने डबल रोटी और सलाह दिखाई। मैं बरसों बाद तुम्हारे हाथों की पकी नरम मुलायम नाजुक जायकेदार चपातियों से लुत्फ अंदोज होता रहा। यार ये बंदा कहता है कि तुम जो मेरे लिए जो तुम चपाती पकाई, तो बरसों जो खाना तुम्हारे हाथों से मैंने खाया था, आज वही खाना मुझे खाने का अवसर मिला। मैं तो लुत्फानंदोज हो रहा था, लेकिन तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे शौहर जो थे इस खाने से खुश नहीं थे। तुम मुझसे अभी बिल्कुल बच्चों सा सुलूक करती थी। सुबह बाकी बच्चों के साथ मुझे उठा देती, मेरे कपड़े धो देती, प्रेस करती, मेरे जूतों की लेस भी एक दिन तुमने बांधने की कोशिश की थी। अरे भाई, मैं खुद बांध लूँगा, तुम मुझे बच्चा मत समझा करो प्लीज़। यानी उसका भाई कह रहा है कि जिस तरह से बचपन में वो अपने भाई का जूते का छोरी जो होता है ना, वो बांध दिया करती थी और सारा काम कर देती थी, उसका कपड़े धो देती थी, उसको नहवा देती थी। इसी तरह से जब उसके घर गया था मिलने भी, तो फिर वही आदतें और वही कामें ये शुरू कर दी रही उसके साथ, अपने भाई के साथ ये शुरू कर दी उसकी बहन। तो वो बोलता है कि बहन तुम रहने दो, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं पप्पू तुम कितने भी बड़े हो जाओ मेरी नज़र में, तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। क्या कही उसकी बहन ने कि पप्पू तुम कितने ही बड़े हो जाओ मेरी नज़र में, तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। उसकी आंखें झिलमिल हो गई। मैंने जूते के लेस उससे बंधवाए। बचपन में मैं लेस गलत बांध लेता था, कभी उलझा लेता था, इसलिए वो बांधती थी। तुम्हारे बच्चे हंसते थे, मामू को लेस भी बांधने नहीं आता। दूसरा बोला गांव वाले हैं ना इसलिए नहीं जानते होंगे। यानी कि तंज वाला अंदाज में बोला, यानी कड़क वाली अंदाज में बोला कि ये गांव वाले लोग हैं और गांव वाले लोग को ये सब करने कैसे कहाँ आता है। हालांकि बात यहाँ पे ये नहीं है, ये प्यार मोहब्बत की बात है। कहते हैं ना, हर जबान को हर भाषा को हर लोग समझ नहीं पाते हैं। ये किसी की समझदारी इतनी नहीं होती है कि वो हर चीज़ों को समझ ले। जैसा कि आप देखें ना इस कहानी के अंदर भी कि इसकी बहन जो थी उसके जूतों का जो छोरी होता है उसको बांध रही है। तो ये नहीं है कि उसको बांधने नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कि वो बचपन की याद दिलाती है। और वो बचपन में जिस तरह से अपने भाई की खिदमत की थी, आज भी वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी उसी तरह से खिदमत कर रही है। लेकिन उसके बच्चे जो थे, यानी उसके भांजे जो थे, उसको हकीर समझते थे, बुरा समझते थे। तुमने बड़े शौक से उनको हकीर सा खिलौना दिखाया था जो तुमको बेहद अजीज था, लेकिन तुम्हारे बच्चों को उसकी हकारत से देखकर कहा था क्या वहाँ ऐसे ही बेकार और गंदे खिलौने बनते हैं? तरक्की हुई कहाँ है वहाँ? तुम्हारी लड़की बोली। मैं चुपचाप नरम सोफे पर धंसा जा रहा था, तुम चुप थी, शर्मिंदा थी। तुम्हारे शौहर तंजिया मुस्कुरा रहे थे। यानी ये पे कहा कि अपनी बहन के लिए जो पूरे बाजार में घूम गया था, बस कोई चीज़ें उसको नहीं पसंद, कोई चीज़ें नहीं मिली जो अपनी बहन को लाकर वो दे। तो फिर जब वो खिलौना दिया, वो चूड़ियों से और पाउडर के डब्बे से जो बनाकर खिलौना लाकर अपनी बहन को दिया था, तो वो तोहफा उसकी बहन ने अपने बच्चों को दिखाई, तो बच्चों ने बहुत हकीर जाना और उसको बहुत घटिया समझा और कुछ इस तरह का जुमला भी इस्तेमाल किया क्या वहाँ ऐसे ही बेकार और गंदे खिलौने बनते हैं? तरक्की हो गई, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए और गांव वाले लोग जो हैं अभी यहीं पे है। हालांकि बात यहाँ पे ऐसी नहीं थी। यहाँ पे बहन भाई की मोहब्बत थी जो बेइंतहा अपने मंजिल तक पहुँच चुकी थी, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। आगे देखते हैं। उनके मोटे मोटे भदे होठों पर मुस्कुराहट, यानी अपने बीवी क्या कहते हैं, अपनी बहन के शौहर के बारे में बताता है। उनके मोटे मोटे भद्दे होठों पर मुस्कुराहट रेंग रही थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा था। कितनी कमज़ोर हो गई थी तुम। बालों में चांदी उतर आई थी। चांदी मतलब सफ़ेद, जिस तरह से होता है ना, सफ़ेदी उतर आई थी। आम लंदन वालों की तरह तुम बाल डाई नहीं करती थी, हालांकि तुम्हारे शौहर के बाल डाई से चमक रहे थे। यानी वो कहता है कि वो तुम्हारे शौहर जो थे मुस्कुरा रहे थे और बच्चियाँ जो थी वो इस तरह की बातें तो कह रही थी, लेकिन मैं क्या कर रहा था उस हालत में भी, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा था और तुम्हारे जिस्म को, और मतलब तुम्हारे जिस्म के ऊपर हमने गौर किया और देखा कि तुम कितनी कमज़ोर हो गई, तुम पहले से दुबरा गई हो। ठीक है ना। और तुम्हारे बाल जो है वो भी क्या हो गया, वो उजला हो गया, सफ़ेद हो गया है। और लंदन वाले लोग जो है, ये जिसका भी बाल सफ़ेद हो जाता है वो अपने बाल को क्या करते थे, डाई करके उसको फिर
काला कर लेते हैं, लेकिन तुम इस तरह से नहीं कर रही हो। आगे देखते हैं, कहते हैं बबूल के फूलों की तरह तुम्हारा चेहरा जर्द था और मैं इतना मजबूर था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था, चाहते हुए भी नहीं। एयर कंडीशन के जिंदा ही नहीं रह सकते। एयर क्या कहते हैं, मैंने तुम सबसे अपने देश चलने को कहा था, तुम्हारे शौहर ने फौरन ही सॉरी कह दिया था। हम लोग तो बगैर एयर कंडीशन के जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, एक पल भी नहीं। बच्चे भी इन सहूलतों के आदी हैं। फिर गानों की तकलीफ दा जिंदगी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी कि इसने कहा अपनी बहन से और सारे लोगों से कहा कि आप लोग गांव चलिए, ठीक है ना। तो उसने कहा, सॉरी कह दिया और कहा कि हम लोग एयर कंडीशन में रहते हैं और बच्चे भी एयर कंडीशन में रहने की आदी हो गए, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की सहूलतें तो नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि ये बच्चे बीमार हो जाएंगे। अच्छा, जाड़ों में चलिए, तुमने खुद सिफारिश की थी। उसकी बहन खुद सिफारिश की थी कि ठीक है, गर्मी में नहीं जा सकते हैं तो जाड़ा के मौसम में चलिए, खेतों में हमारे गन्ना और मूंगफलियां होंगी, बच्चे भी खुश होंगे। तुम्हारी आंखों में सरसों के खेत भरने लगे थे, तुम कनौल के तालाबों में मटर के फूलों और चने की तेज खुशबू से होकर फिर लौट आई थी। मतलब ये हुआ कि गाँव में आप देखते हैं ना, गाँव में खेत जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं ना। गांव के अंदर जो खेत होता है, इसमें लोग तरह तरह के उसमें चीज़ें उगाते हैं। और फिर क्या होता है, सरसों के खेत जो होता है, जब वो अपनी क्या कहते हैं, शबाबियत को पहुंच जाता है, मतलब जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके अंदर फूल आ जाता है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये बताता है कि तुम्हारी आंखों में सरसों के खेत उभरने लगे थे, तुम कनौल के तालाबों, मटर के फूलों और चने की तेज़ खुशबू से होकर फिर लौट आई थी। जाड़ों में हम लोग पेरिस जा रहे हैं, क्यों? तुम्हारे मोटे शौहर ने बच्चों से कहा। यस, सब चिल्लाए थे। मैं बाजी को लेता जाऊं? मैंने झिझकते हुए पूछा था। मेरी बहन के चेहरे पर कैसी हैरानी, खुशी, गम, हसरत, मुसरत का मिला जुला जज्बा था जिसको बताना मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे शौहर ने इनकार कर दिया, अपनी भारी बेसुरी आवाज़ में फरमाया, घर के कामों में परेशानी होगी। यानी कि ये कहा अपनी बहन को लेकर आना चाहता था, लेकिन उसके शौहर ने ये उज़्र कहकर टाल मटोल कर दिया कि घर के काम काज में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। उसके बाद कहते हैं, तुम एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी, उठकर चली गई थी। मुझे मालूम है कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके खूब रोई होगी। घर के सारे काम मशीन से होते हैं और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, खुद भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं पाया। खाने की मेज़ पर जब तुम आई तो तुम्हारे हाथों में लर्जिश सी थी और आंखों में हल्की सुर्खी जो तुम्हारे गम का सबूत थी। यानी अपनी बहन के बारे में बता रहा है, सारे किस्से कहानी को बता रहा है कि तुमको जिस वक्त हमने देखा, हर वक्त तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक गम ही गम देखा। अपनी खुशी का कोई भी असर नहीं दिखा। दूसरे दिन मुझे वतन वापस आना था। तुम जिंदगी में पहली बार मेरे शाने पर यानी शाने के मतलब दबा कहाँ गया। दूसरे दिन मुझे वतन वापस आना था। तुम जिंदगी में पहली बार मेरे शाने पर सर रख रात भर रोती रही थी, क्योंकि उसके अलावा तुम कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। कितनी मजबूर थी तुम और मैं। यानी वो कहता था बंदा कि जिंदगी में पहली बार उसकी बहन जो थी उसके कंधे पे अपना सर रख कर रात भर रोई थी। और वो कहता है कि मैं भी मजबूर था और तुम भी मजबूर थी कि मैं भी तुम्हें नहीं लेकर आ सकता था, तुम भी वहाँ पे खुद से वहाँ से नहीं आ सकती थी। तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि तुमने मेरे कंधे पर अपना सर रखकर रात भर रोई है। कैसा दृष्टि रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या करता मैं भी, तुम बताओ। मैंने कहा था तुम मेरे साथ चलो, अपने देश चलो, मैं तुमको ले चलता हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हारे भाई को रोक सकता है। मतलब यहाँ पर एक अंदाज में उसने कहा, नहीं भैया, नहीं पप्पू, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो कमबख्त, वो यानी कि उसका शौहर, तुमको अपने वो का इतना ही ख्याल है। वो का मुराद वो यहाँ पे ज़मीर है बाबू, ठीक है ना। वो से मुराद कौन है? यानी कि उसका शौहर, इस लड़के का बहनोई। तुमको अपने वो का इतना ही ख्याल है, उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती, तो भूल जाओ
हम सबको, हम देहाती हैं, जाहिल है, गरीब है, भूल जाओ अपने घर को, अपने खेतों को, अपने लोगों को, खो जाओ यहाँ की रंगीन फिजा में, डूब जाओ मस्तियों में, बेहंगम मौसीकी में, बेमाना जिंदगी में, जहाँ सब कुछ सिर्फ पैसा है, इंसानी जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते। क्यों जुड़ी हो तुम अभी तक अपनी कदरों से। यानी कि जब उसकी बहन ने उसको बोल दिया कि नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिद करने की कोई बात नहीं है, तो ये कहता है कि भूल जाओ सारी चीज़ों को, सारी बातों को तुम भूल जाओ, यहाँ की रंगीन फिजाओं में तुम डूब जाओ, यहाँ की मस्तियों में तुम डूब जाओ और अपनी सारी उन कदरों को भूल जाओ। क्यों उनको याद करती हो, जबकि यहाँ पे इंसानी जज्बे का, इंसानियत का कोई भी यहाँ पे तस्वुर भी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो फिर तुम क्या करो, उसको भूल जाओ सारी बातों को। आगे देखिए कहते हैं मैं जुड़ी तो वही, मेरी जुड़ी तो वही है भैया, मेरा वजूद भी वही है, मेरी रूह भी वही है, सिर्फ मेरा जिस्म ही तो यहाँ आ गया है, मैं कैसे तुम सबको भूल सकती हूँ। यानी वो कहती है मैं कैसे तुम सबको भूल सकती हूँ, मुझे अपने सीने से लगाया था तुमने, मैं एक बच्चा बनकर काश तुम्हारे पास तमाम उम्र रह सकता, काश ये लम्हा कभी ख़त्म ना होता, मैं यूं ही तुम्हारी आगोश में सर रखे रखे मर जाता। यानी उसका कह रहा कि हमेशा हम बच्चे ही बनकर रहते और तुम्हारी आगोश में हमारी मौत हो जाती, तुम्हारे पास रहकर हमारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह सूरज निकला बेला वजह ही मैं चाहता तो और छुट्टी लेकर रुक सकता था, लेकिन तुम्हारे शौहर के चेहरे पर मेरे रहने से नफरत का जज्बा उभरता था। वही सब जो होता है ना, बहुत हर धर्म सब होता है कि नहीं। वो ऐसा लगता है जैसा कि क्या कहा जाए, चलिए देखते हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह सूरज निकल आया, बेला वजह ही मैं चाहता तो और छुट्टी लेकर रुक सकता था, लेकिन तुम्हारे शौहर के चेहरे पर मेरे रहने से नफरत का जो जज्बा उभरता था, वो चाहे खुद ना पढ़ सकता हो, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी ज़रूर पढ़ सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ दिलों का देश है, जज्बों का देश है, मोहब्बत का देश है, खुलूस का देश है। यानी कि हिंदुस्तान के बारे में कहता है कि हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जो दिलों का देश है, मोहब्बतों का देश है। यहाँ पे मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, यहाँ पे मशीन वाले लोग नहीं रहते हैं। आगे कहते हैं रात में कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुम्हारे वो की मोटी गर्दन अपने मजबूत तवाना हाथों से दबा दूं, जब नीली मोटी क्या कहता है, जब नीली मोटी रगे उभर आए तो छोड़ दूं और तुमको हिंदुस्तान ले जाऊं, खुद चाहे तमाम उम्र जेल में रहूं, कम अज कम इस फिरौन से दुनिया तो पाक होगी। बात ये वो कहता है कि अपने बहनोई के बारे में कहता है कि मैं चाहता था कि उसके नट्टी दबा कर मैं उसको क्या कर दूं, मार डालूं और तुम्हें यहाँ से लेकर चलूं, तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूं। बट क्या था, देखिए आगे क्या कहता है, लेकिन तुम्हें बेवा कैसे देख सकूंगा। क्या कहा उसने, लेकिन तुम्हें बेवा कैसे देख सकूंगा, तुम रंगीन के बजाय सफ़ेद साड़ी पहनोगी, तुम्हारे कानों में बबूल के फूल की तरह जर्द किरण फूल है जो अम्मा के जहेज के हैं, उनको उतारना पड़ेगा। रंगीन चूड़ियाँ तुमको बचपन से बेहद पसंद है, मेला जाते हुआ तुम हमेशा मुझसे चूड़ियों की फरमाइश करती थी, हर रंग की चूड़ियाँ थी तुम्हारे पास, तुम्हारे खाली सोने हाथ कैसे, तुम्हारे सुने हाथ, क्या कहा, हर रंग की चूड़ियाँ थी तुम्हारे पास, तुम्हारे खाली सोने हाथ कैसे लगेंगे। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे वो यानी फिरौन का खून नहीं कर रहा हूँ। यानी कह रहा है कि मैं चाह तो रहा हूँ कि उसको क्या कर दूँ, उसको मार डालूँ और तुम्हें इससे आज़ाद कर दूँ, और इस फिरौन से दुनिया भी पाक हो जाएगी और तुम भी उससे आज़ाद हो जाओगी। लेकिन क्या है कि तुम क्या हो जाओगी, बेवा हो जाओगी, और तुम बेवा जब हो जाओगी तो एक साधारण सी ज़िंदगी गुजारोगी, और जितनी चीज़ें हैं जो याद से जुड़ी हुई है, तुम क्या कहते हैं, रंगीन साड़ियाँ पहनती हो, उसको तुम नहीं पहनोगी, सफ़ेद साड़ी पहनोगी। तो मैं हालांकि मैं इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, वो फिरौन का खून नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, एयरपोर्ट पर भी वो मोटा अच्छा हुआ मुझे छोड़ने नहीं आया, उस वक्त उसको वक्त नहीं था, सिर्फ तुम आई थी, यही मैं चाहता भी था। चलते वक्त तुमने मेरी पेशानी चूम ली, हाथ में चुपके से सदक़े के रुपये थमा दिए। यानी कि उसकी बहन ने कुछ रुपये चलते वक्त उसके हाथ में
थमा दिए। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तुम चली गई होगी, तुम कपड़े धो रही होगी, खाना पका रही होगी, तुम्हारे वो टीवी पर कोई येलो फिल्म देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे रिकॉर्ड लगाकर किसी अफ्रीकी धुन पर नाच रहे होंगे, तुम मेरे खैरियत से घर पहुंचने की दुआ कर रही होगी। मैं तुम्हारी यादों का खुशगवार बोझ लेकर अपनी सरजमीन पर आ गया हूँ और खेतों को, घर को, शत्रुघ्न की अम्मा को, पापा को क्या कहा यहाँ पे, और खेतों को, घर को, शत्रुघ्न की अम्मा को, पापा को, कटे बबूल के दरख्त को तुम्हारा सलाम, तुम्हारी अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। मतलब ये कह रहा है कि जब मैं वहाँ से चला आया तो तुम मेरी यादों में हमेशा डूबी रही होगी। तुम्हारी सारी बातों को, तुम्हारा जो भी पैगाम है, पापा है, खेत है, घर है, शत्रुघ्न है, और इसी तरीके से कटे हुए बबूल के दरख्त है, दरख्त को तुम्हारा सलाम, तुम्हारी अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहा हूँ, यानी कि तुम्हारी बातें मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लफ्ज़ यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर लफ्ज़ अरमानी है, गज़ाल, नौजवान, हिरन, ज़ेगम, कड़वा बजाएगा, शेर। ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो ये रहा गज़ाल ज़ेगम का खुशबू मुख्तसर अफसाना जो आपके निसाब के अंदर शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आया होगा और ये वाकई में जो भी बंदा इसको दिल के गहराई से पढ़ लेता है उसको काफ़ी ज़्यादा अपनी बहन की अहमियत भी उसको पता चल जाएगा और ये भी इससे पता चलेगा कि ज़िंदगी में अगर कोई हमें रोक टोक करने वाले हैं तो उसे हमें गनीमत समझना चाहिए, उसे मुसीबत नहीं समझना चाहिए। तो चलिए इसी पर इख्तिताम करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वाले सबक में इसके सवाल और जवाब के साथ। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।